वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आज आपको बताने वाले कि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ कहाँ होगा और हमारी रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं कि भैया हमारे पास ये कॉस थीटा साइन थीटा हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज ये बात आपको समझ में आएगी क्यों पढ़ने वाले हैं। देखो, एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिक समझेंगे इस चैप्टर का। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सब पहले हम लोग समझते हैं। अगर हमने ये बेसिक समझ लिया तो इसके बाद हर एक क्वेश्चन हमें ईजी से आसान लगने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बेसिक से। बेसिक में सिर्फ दो चीज़ ही समझना। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता क्या है, कब बनता है, कैसे बनता है। और दूसरा होता है भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कब बनता है, कैसे बनता है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया ना भैया, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज या फिर ये चैप्टर ही बोलो इजी से आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, एक कुतुब मीनार है। ठीक है, यहाँ पर एक कोई बंदा खड़ा हुआ है, इस कुतुब मीनार को देख रहा है। इस बंदे ने ऊपर की ओर देखा, मतलब इस कुतुब मीनार के टॉप में देखा, तो ये एक लाइन बन गई। ठीक है, दिख रहा है ना। अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यही बंदा ना अपनी आंखों से बिल्कुल सामने की ओर दिख रहा है, बिल्कुल सीधे, तो ये एक लाइन बन गई, ये वाली ऊपर वाली लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये ऊपर की तरफ जा रही लाइन, ये सामने की ओर जा रही है, तो एक एंगल यहाँ पर बन गया, और इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो समझ जाना है कि जो हमारा एंगल बनेगा ना वो नीचे की तरफ बनेगा, ग्राउंड में बनेगा। इतनी बात क्लियर है। और एक चीज़ और समझ लो, देखो बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो ये ग्राउंड लेवल हो गया ना। अब इस ग्राउंड लेवल से इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये एक लाइन बन रही है। तो ये लाइन को थोड़ा इग्नोर करो, बस हमें ध्यान देना है इसकी आंखों के लेवल वाली लाइन को, जिसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। इतनी बात क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया? नहीं आया तो अभी फिर से समझाते हैं। देखो एक हम बना देते हैं, ये बिल्डिंग है हमारे पास, मान लो थोड़ी देर के लिए ये बिल्डिंग है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर ना एक ग्राउंड में बंदा खड़ा हुआ है, ये है बंदा, ये लो, इसको हमने बना दिया। क्लियर है। इसका नाम है राजू। ये जो राजू है ये खड़ा हुआ है, ये अपनी आंखों से ऊपर की ओर देख रहा है, इस बिल्डिंग में टॉप में। ये हो गया। अब जो ये लाइन बन रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये हो गए। ठीक है। अब ये अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को बिल्कुल सामने की ओर देख रहा है, ये हो गया हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन, ये वाली लाइन। अब ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट। अब देखो इसके पैर किस में है? ग्राउंड में, हवा में तो होंगे नहीं। अब ये ग्राउंड से लेकर ये हो गई हमारे पास लाइन, ये दोनों बराबर हो गए। बस हमें ध्यान क्या देना है? इसको, इसको और इसको। और यहाँ पर इसको ज़रा ध्यान से देखो। अगर इतने पार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें एक ट्रायंगल। बन गया ना ट्रायंगल। बस अभी इतना ही समझ लो। तो हमने यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लिया। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है। देखो बहुत इजी है ये। यहाँ पर एक कोई बंदी खड़ी है, लड़की खड़ी है। ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बॉल यहाँ पर पड़ी है। ये क्या कर रही है कि ये ऊपर से नीचे की ओर देख रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देख रही है, तो एक लाइन बन रही है, जिस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। गॉट इट। अब इसकी आंखों का लेवल सीधा जा रहा है, इस लेवल को क्या बोलेंगे? इस लाइन को, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट बन रही है हमारे पास, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो जब कभी भी हमारा एंगल ऊपर की ओर बनता है तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हमारा एंगल नीचे की ओर बनता है तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इतनी समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है। चलो इसको एक बार और फिगर से समझ लेते हैं। ये मान लो किसी का घर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे राजू खड़े हुए हैं। राजू को फिर से बना देते हैं। ये हैं राजू भाई साहब, और ये ऐसे खड़े हैं। ठीक है, ये किसी जगह पे खड़े हैं, मान लो यहाँ पर, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। इनकी आंखों का लेवल ये है, ये बन गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन। गॉट इट। और ये देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। इसके बीच में एक एंगल बन गया एंगल। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया।
बस यही हमें समझना है। और इसको अगर मिला दो तो ये भी एक हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ना ट्रायंगल। समझ में आ गया। बस यही दो बेसिक आपको समझ लेने हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखो। ये कह रहा अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये कह रहा है कि भैया एक पोल है। पहले तो ये समझो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि रस्सी चढ़ रहा है, ठीक है। वो रस्सी बंधी कहाँ है, एक हमारे पास पोल है, ये देखो ए से लेकर बी तक ये पोल है। इस पोल के टॉप में रस्सी बंधी हुई है और जो ये रस्सी है ना ये यहाँ पर बंधी है और ग्राउंड पर भी बंधी हुई है। और इस रस्सी का जो लेंथ है ना वो 20 मीटर है, क्योंकि 20 मीटर की ही वो चढ़ाई कर रहा है, ठीक है, क्लाइंब कर रहा है रोप को। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो यहाँ पर ग्राउंड में रस्सी बंधी हुई है ये रस्सी का जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो है 30 डिग्री का। तो जरा आप यहाँ पर फाइंड करके बता दो हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल दिख रहा है ना इस पोल की हाइट फाइंड करके बतानी है। अच्छा यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री। तो अच्छा सिंपल सी बात है, अगर ग्राउंड में कोई पोल खड़ा होगा बिल्कुल सीधा ही खड़ा होगा ना ग्राउंड से, तो वो बनाएगा क्या, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। अब यहाँ पर हमसे कहा गया ये वाली साइड बता दो। हमें पता है क्या, हमें ये वाली साइड पता है। अब ये वाली साइड पता कैसे करेंगे, अगर आपको ध्यान होगा हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, उसमें कुछ रेशियो के फॉर्मूले हम लोगों ने याद किए थे। उन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लोगे ना यहाँ पर तो ये ईजी से आसान तरीके से सॉल्व होगा। देखो कैसे, अगर हम लोग इसकी बात करें ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने जो भी साइड होती है वो क्या होती है, ये हो जाती है हमारे पास हाइपोटेनस हो जाती है, ठीक है। अब एंगल हमारे पास ये है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर हो जाती है और इसके बगल वाली साइड हो जाती है बेस। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये वाली साइड फाइंड करो जो कि है परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हमें एच मतलब ये वाली साइड पता है जो कि है हाइपोटेनस, ठीक है। हमें ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वालों में से जिसमें हमारे पास एच और पी हो। चलो आ जाते हैं फॉर्मूले को उठा के देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। थीटा मतलब क्या हो रहा है, थीटा मतलब हो रहा है ये वाला एंगल। अब हमने क्या कहा कि हमें ये फाइंड करना, हमें ये वाली साइड गिवन है, इस साइड का नाम है एच और इस साइड का नाम है पी। ये एच और पी कैसा है पता चल गया ना। तो देखो हमने देखा यहाँ पर एच है यहाँ पर पी है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से देखो यहाँ पर लिखा है कॉसेक थीटा, यहाँ पर भी एच है यहाँ पर भी पी है, और इस फॉर्मूले से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब किससे आपको सॉल्व करना है ये आपकी मर्जी। अब हम यहाँ पर इसको साइन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। वेल अब हमने यहाँ पर फिगर बना लिया, अब इसको एक बार और अच्छे से समझ लो। देखो हमें पता है ये 90 डिग्री है, 90 के सामने जो भी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। हमें ये वाला एंगल पता है, इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी ना वो साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और बगल वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस। इस तरीके से हमने एच पी और बी को देखा हुआ है। हमें ये फाइंड करना, हमें ये पता है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस हम लोग ये और ये मिला के इसको फाइंड कर लेंगे कैसे भी करके। तो अभी हमने देखा कि भैया साइन जो थीटा है ना, साइन थीटा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी अपॉन एच। पी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी। और एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो हमने लिख दिया ए सी। अब थीटा क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ लिखो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी कितना है पता नहीं, तो ए बी को ए बी लिख दो, और ए सी हमें पता है 20 है। अब यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाओ और देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता चल जाएगा 1/2 है। अगर आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं की तो भैया उसको याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कर दिया ए बी अपॉन 20, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 20/2 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास ए बी। गॉट इट। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10, और यहाँ लिख दिया हमने 10 मीटर। हमें ए बी ही फाइंड करना था जो कि ये परपेंडिकुलर थी हमारे पास, और ये हमने फाइंड कर लिया जो कि आया है 10। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 10 मीटर। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया इसका सोल्यूशन। कितना सिंपल इजी था ना। तो चलो
अब आ जाओ इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, आर ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भैया एक पेड़ खड़ा हुआ था, कुछ मान लो ये पेड़ है, मान लो, ठीक है। अब ये पेड़ आंधी की वजह से टूटा और ऐसे टूट के गिरा कि वो जो ग्राउंड को टच कर रहा है ना, वो 30 डिग्री पे टच कर रहा है। अभी आपको समझाते हैं, देखो कैसे। मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है इतना बड़ा। अब आंधी आई, बी से ये पेड़ यहाँ से टूट गया। अब ये टूटेगा तो नीचे ग्राउंड में ही तो गिरेगा, तो ये ग्राउंड में गिर गया कुछ इस तरीके से। अब इसका जो टॉप था वो ग्राउंड में आके टच कर गया, ये मान लो इस जगह पे टच कर रहा है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस पॉइंट में टच कर रहा है, तो ये ऐसा टच कर रहा है कि ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री है ना, हाँ 30 डिग्री का यहाँ पर ये एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन ने ये भी बताया है कि जो पेड़ यहाँ पर था, इस पेड़ से लेकर और जहाँ पर ये गिरा हुआ है इस तक की जो डिस्टेंस है ना, वो 8 मीटर की है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया ये बताओ इस पेड़ की हाइट कितनी होगी। क्या पूछा हुआ है? हाइट पूछी है। तो ध्यान से देखो, आधा पार्ट इस तरफ गिर गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें ये भी फाइंड करना है, ये वाली साइड, और हमें ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड भी फाइंड करनी है। ये वाली साइड और ये वाली साइड को जब ऐड कर देंगे तो पूरा एक हमारा पेड़ बन जाएगा, और उसको ऐड करने के बाद जो भी आएगा तो हम लोग बता देंगे कि वो पेड़ की हाइट है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो चलो अब इसे करते हैं। ओके, अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर फिगर बना लिया, इस फिगर को ध्यान से देखो फिर से। ये पूरा हमारा पेड़ है, ये बी से टूटा आंधी से, और क्या हुआ, यहाँ पर गिरा। अब ये जिस तरीके से गिरा तो यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। अब क्वेश्चन ने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। चलो हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे ट्री की हाइट फाइंड करना है। अब देखो आधा पार्ट यहाँ पर गिर गया तो इसका मतलब हो रहा हमें ये भी फाइंड करना है, और आधा पार्ट यहाँ पर है तो इसका मतलब ये भी हमें फाइंड करना है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। पेड़ अगर ग्राउंड में खड़ा है तो भैया 90 डिग्री में खड़ा होगा। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो भी साइड होगी ना वो हो जाएगी हमारे पास एच, मतलब हाइपोटेनस। ये एंगल हमें पता है, इस एंगल के सामने जो भी हमारे पास साइड होगी ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, और बगल वाली साइड हो जाती है जो कि ये है, ये हो गई बेस। अब देखो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और एच फाइंड करना है। इन दोनों में से किसी भी एक को पहले फाइंड कर लो। चलो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर P और B किस फॉर्मूले में आता है ये बताओ। P और B आप बताओगे tan थीटा के फॉर्मूले में आता है। देखो tan थीटा होता है P/B, या फिर आप cot थीटा का फॉर्मूला लगा दो B/P, दोनों से ही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हमने tan थीटा इक्वल्स टू P/B। P हमारे पास यहाँ पर क्या है, P मतलब परपेंडिकुलर, ये हमारे पास BC, और यहाँ पर B हमारे पास BD, ये हो गया। अब यहाँ लिखा हमने 10, और थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 30 इक्वल्स टू BC। हमारे पास क्या है, BC, ये हमें पता नहीं तो यहाँ पर हमने BC कर दिया। BD हमारे पास है 8, यहाँ पर हमने 8 कर दिया। 10 30 मतलब क्या होता है इसका एंगल, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3 हो जाता है, लिख दिया। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, हो गया इक्वल्स टू हमने कर दिया BC। हमें यहाँ पर BC कितना मिल गया, 1/√3 होता है ना, ये √3 रहेगा, ठीक है। ये 8 का इसमें मल्टीप्लाई 8 अपॉन हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC। हमें यहाँ पर BC मिल गया। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। हमने यहाँ पर BC फाइंड किया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर CD फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अब फॉर्मूला सोचो, यहाँ पर B और H आता हो, B और H आता है कॉस वाले में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस का फॉर्मूला। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा B/H। B मतलब होता है बेस जो कि है BD, और H हमारे पास है CD। और यहाँ पर कॉस लिखा हमने, थीटा की जगह पर 30 हो जाएगा, और यहाँ पर BD हमारे पास रहेगा 8 और CD रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos 30 मतलब होता है √3/2 होता है, गॉट इट। अब यहाँ पर है हमारे पास 8/CD। अब ये CD डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया √3, ये हो गया CD इक्वल्स टू 8, और ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर आ जाएगा 16, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में √3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास CD इक्वल्स टू हो गया 16 √3 हो गया। CD की हमें वैल्यू मिल गई, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर हमें BC की वैल्यू मिल गई जो कि है 8 √3। हमने क्या बताया था कि अगर हमने ये वाली इसकी साइड
फाइंड कर ली और ये वाली साइड फाइंड कर ली, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें हाइट पता चल जाएगी ट्री के। ये बताया था ना, ये भी पता है ना आपको, ये क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं। फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। देखो ये पूरा पेड़ था ना, आधा गिर गया, तो आधा पेड़ ये हो गया, आधा पेड़ ये हो गया। अब इसकी हाइट और इसकी हाइट ऐड कर दोगे तो टोटल हाइट हमें पता चल जाएगी। समझ गए। यहाँ लिख देंगे हाइट, हाइट ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर ट्री। हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर BC प्लस हो जाएगा हमारे पास CD। BC हमारे पास क्या है 8√3 है, CD हमारे पास है 16√3 है। इन दोनों को ऐड करो तो √3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस हमारे पास हो गया 16, और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 अपॉन हो गया हमारे पास √3। ये हमको मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 20 अपॉन √3 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ओके देखो यहाँ पर √3 है, अगर हम लोग ना एक काम करें कि यहाँ पर 24 अपॉन √3 है, हमें देखो रूट जो डिवाइड में रूट है ना, इसको कैसे भी करके हटाना है। तो √3 है तो √3 का अगर हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हट जाएगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास √3, और यहाँ पर √3 इंटू √3 मतलब हो जाएगा 3 से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 8 जो होता है, तो 8√3 हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसकी जो हाइट होगी ना वो हमें कितनी मिल गई है 8√3 मिल गई। समझ में आ गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। तो हाइट हमें बतानी थी और यही हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पार्क में झूले लगाने जा रहा है, वो भी 2 झूले लगाएगा अलग अलग एज ग्रुप वाले चिल्ड्रन के लिए। अब वो झूले कैसे होंगे पता है, वो स्लाइड वाले झूले लगा रहा है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि जो 5 साल के बच्चे होंगे ना, या फिर उनसे कम के बच्चे होंगे, उनके लिए जो झूला लगाया जाएगा उसकी जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर की होगी, और जो एंगल बनेगा ग्राउंड पे वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। अच्छा इसी फिगर को ध्यान से समझ लो। आपने एक झूला देखा होगा कि यहाँ से चढ़ा जाता है, फिर यहाँ बैठा जाता है और यहाँ से खिसकते हुए नीचे आ जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्लाइड वाले झूले। तो कुछ इस तरीके से ही झूले बन रहे हैं, बट अलग अलग एज ग्रुप वाले के लिए। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटा बनेगा, जो बड़ा है उनके लिए बड़ा बनेगा। तो जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के बच्चे, उनका जो हाइट होगी झूले की वो 1.5 मीटर की होगी, और जो ग्राउंड वाला होगा, ग्राउंड में जहाँ पर झूला टच करेगा वो 30 डिग्री पे करेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो झूले की हाइट होगी वो 3 मीटर की होगी, और जो ग्राउंड में टच करेगा वो 60 डिग्री पे टच करेगा। तो क्वेश्चन एक आया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। जो ये स्लाइड होगी ना जहाँ पर खिसकते हुए नीचे आते हैं, इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी दोनों झूले की, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो चलो सबसे पहले छोटे वाले झूले का निकालते हैं, फिर बड़े वाले झूले का निकालते हैं। अब यहाँ पर इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक हमने झूला बना दिया जिसकी जो हाइट है ना वो है 1.5 मीटर की। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया है, ये जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड में ये है 30 डिग्री का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो स्लाइड बन रही है, ये वाली स्लाइड, ये झूले की स्लाइड, इसकी हाइट क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर पोल खड़ा है तो भैया बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, तो वो 90 डिग्री का बन गया। अब 90 डिग्री के सामने जो भी हमारे पास साइड होगी वो हाइपोटेनस हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है इसके सामने जो भी साइड होगी ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, और बगल वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो हमें ये परपेंडिकुलर पता है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है हाइपोटेनस। कैसे करेंगे, किस फॉर्मूले से करेंगे सोचो। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है, ये होता है साइन वाले में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखेंगे ए बी, और यहाँ पर अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा है, थीटा की जगह पे आप लिखो 30, और यहाँ पर ए बी की जगह पे आप लिखो 1.5, और यहाँ पर लिखो दो ए सी। अब हमें ये बताओ कि जो साइन 30 है इसकी वैल्यू क्या होती। आप कहोगे 1/2, बिल्कुल, तो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 1.5, यहाँ कर दिया हमने ए सी। गॉट इट। ए सी को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो। ए सी यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा 1.5 इंटू हो गया हमारे पास 2, जो कि हो गया हमारे पास 3, और यहाँ पर लगा दिया हमने मीटर। हमें यहाँ पर ए सी मिल चुका है। अब ये ए सी क्या है पता ना, ये छोटे वाले झूले की स्लाइड की लेंथ है जो कि होगी 3 मीटर की। समझ गए। चलो अब एक और झूला बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक झूला बना दिया, ये है हमारे पास।
ठीक है, ये बड़े वाले बच्चों के लिए झूला है। अब इसकी जो हाइट है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी, कहाँ गया क्वेश्चन। इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर की है और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का। गॉट इट। इसकी भी नेमिंग हम कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हमें फिर से यही फाइंड करना है, ये वाली साइड, क्योंकि जो स्लाइड है ना यही फाइंड करनी है। अब ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हो गई हमारे पास हाइपोटेनस। ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई हमारे पास बेस। गॉट इट, समझ गए। चलो अब यहाँ पर हमें यही फाइंड करना है ना, तो फिर से साइन वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर लिख दिया हमने साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए सी हो जाएगा। गॉट इट। अब थीटा की जगह पे यहाँ पर 60 आ जाएगा, ऊपर 30 था, बस यहाँ पर क्या हो रहा है 60 आ रहा है, तो यहाँ लिखा हमने साइन, ये हो गया हमारे पास 60 इक्वल्स टू ए बी हमारे पास 3 है, ए सी हमारे पास क्या है ए सी है, तो ए सी को ए सी लिखो। अब यहाँ पर हो गया साइन 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 लिख दो, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन ए सी, ये भी हमने लिख दिया, और यहाँ पर √3/2 हो गई, ना कि 3 हो गया। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यहाँ पर हो गया √3 ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पर आ गया ए सी इक्वल्स टू 6, ये हो गया डिवाइड में, तो √3 आ गया, तो हमें मिल गया 6√3। हमने देखा जो हमारे पास डिवाइड में है ना वो क्या है √3 है, हमें कैसे भी करके इस √3 को डिवाइड से हटा देना है बस। तो क्या करो, इसमें √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6√3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। √3 इंटू √3 होता है 3, तो ये हो गया 3 से ये कैंसिल हो गया 2, तो हमें यहाँ पर ए सी मिल चुका है 2√3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मीटर। इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास जो बड़ी वाली स्लाइड है ना उसकी जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो 2√3 मीटर है, जो छोटी वाली स्लाइड है उसकी जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। यही हमें फाइंड करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये हमने कर लिया है सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर दी क्वेश्चन ने। आपको पता ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कब है, नहीं पता अभी बता देते हैं फिर से। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास टावर है और उस टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा क्या है यहाँ पर, इसको समझ लो। कह रहा है कि एक आपके पास टावर है, ठीक है, और उस टावर पे बन रहा है एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जिस पॉइंट में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट से लेकर जहाँ पर हमारा टावर खड़ा है उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। अब इस टावर की हाइट फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो पहले इसके फिगर को समझो फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया। अब हमने बना दिया एक टावर, ये है हमारे पास टावर, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या था, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो बन रहा है इस टावर से 30 मीटर दूर। मान लेते इस पॉइंट में हमारा टावर है तो इससे यहाँ तक हमारा हो गया 30 मीटर, ये बना दिया हमने 30 मीटर। इस पॉइंट में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड में मतलब नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। टॉप ये है, टॉप से ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, ठीक है। अब इसका जो एंगल बन रहा है वो क्वेश्चन ने क्या बताया 30 डिग्री का है। हमने यहाँ पर 30 डिग्री बना दिया। इसकी नेमिंग कर देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अच्छा ये बताओ अगर टावर खड़ा है ज़मीन पे तो 90 डिग्री में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा। स्ट्रेट है इसका मतलब क्या हुआ 90 डिग्री बना रहा है। अब इसके सामने वाली साइड हो जाती है हमारे पास हाइपोटेनस, ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड हो गई हमारे पास बेस। हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया इस टावर की हाइट फाइंड करके बता दो। क्या फाइंड करो, हाइट। हमें ये साइड पता है, बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, 10 में आता है ना, तो 10 का फॉर्मूला लगा दो और ये फाइंड कर लो इजीली। समझ में आ गया कितना इजी है। तो चलो तो यहाँ पर हम 10 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 थीटा। अच्छा ये बताओ 10 थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और बेस हो जाएगा हमारे पास बी सी। गॉट इट, समझ गए। चलो अब यहाँ पर 10 है, यहाँ लिखा 10 और यहाँ पर है हमारे पास थीटा जो कि हो जाएगा 30, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर ए बी हमें पता है कितना है
नहीं, तो लिखो ए बी। अगर हमें बी सी पता है, हाँ बिल्कुल 30 पता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 30। गॉट इट। अब यहाँ पर 1030 की वैल्यू क्या होती है हमको ये बताओ। 1030 की वैल्यू आप बताओगे 1/√3, लिख दिया फिर हमने। यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर डिवाइड में 30 है, ये डिवाइड में दे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 30 अपॉन हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी। अब ध्यान से देखो, ये जो √3 है ये डिवाइड में, ठीक है। अब हमें ना डिवाइड से हटाना है √3 को, तो क्या करो, इस √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर √3 इधर भी आ गया और √3 इधर भी आ गया। यहाँ लिख दिया हमने ए बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 और ये हो गया हमारे पास √3 डिवाइड में हो गया 2 √3 हो गया। ओहो सॉरी, √3 इंटू √3 हो जाता है 3 से, ठीक है। ये आ जाएगा 3 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 10। तो हमें यहाँ पर मिल गया 10 √3 और 10 √3 क्या हो गया, ये ए बी हो गया। और ए बी क्या थी हमारे पास, इस टावर की हाइट थी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हाइट ऑफ, यहाँ कर दिया टावर, हाइट ऑफ टावर हमें यहाँ पर मिल गया है 10, ये हो गया हमारे पास √3, यहाँ कर दिया हमने मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। क्वेश्चन 5, अ काइट इज फ्लाइंग टू अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक पतंग है जो कि उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। इसके फिगर को देखो, ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर ये पतंग हमारी उड़ रही है। इतनी बात क्लियर हो गई, लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसका जो धागा है, पतंग भैया धागे से उड़ेगी, जो धागा है वो ग्राउंड में एक पॉइंट में बंधा हुआ है और जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो ये हमारे पास धागा है ना, इस धागे की लेंथ क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही तो इसका मतलब ये हो रहा हमारे पास 90 डिग्री का, मान लेते हैं ये 90 डिग्री है। 90 सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, ये हमें एंगल पता है, इस एंगल वाले सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें एच फाइंड करना है। क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमें एच फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग साइन के फॉर्मूले से इसे फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर आ जाता है। चलो तो हमने क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर एच फाइंड करेंगे साइन के फॉर्मूले से। तो हमने यहाँ लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू, हमने कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास P अपॉन एच, मतलब हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए सी, यहाँ पर कर दिया हमने ए सी। अब यहाँ लिखा हमने साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमें पता है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास बी सी जो कि है 60 और ए सी हमारे पास हो गया यहाँ पर ए सी। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, जो साइन 60 है इसकी जो वैल्यू होती है ये होगी √3/2 हो गई, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 और डिवाइड में हो गया हमारे पास ए सी। अब ए सी को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये हो गया √3, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए सी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 60, और यहाँ पर देखो 2 है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में √3। हमें ए सी मिल गया है 120 अपॉन √3, बट यहाँ पर जो रूट है ना वो नीचे की ओर है, हमें रखना नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर √3 का भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 और ये हो गया हमारे पास √3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 हो गया। तो हमें यहाँ पर ए से जो मिला है ये मिला है 40 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √3। इतनी बात क्लियर है, हमें ए सी मिल चुका है, हमें यही फाइंड करना था। ये देखो ए सी, ये ए सी क्या है, इस पतंग का धागा था जिसकी हाइट है 40, ये हो गया हमारे पास √3। तो यहाँ पर लिख देते हैं द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया इज हो गया हमारे पास 40√3, ये हो गया हमारे पास मीटर। इतनी बात क्लियर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है एक जो बॉय है, इसको फिगर से समझो,
यहाँ पर हमने बना दिया एक बॉय, ठीक है, ये एक लड़का है चिंटू जिसका नाम है, वो यहाँ पर खड़ा है बिल्डिंग के सामने। ये हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग को यहाँ पर देख रहा है टॉप में, तो यहाँ पर हमने बना दिया एक लाइन। और क्वेश्चन ने बताया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, आँखों पे बन रहा है, ये आँख है इसकी, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, ये वाला एंगल। समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की ओर बनता है, जो कि हमने बना दिया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहले इसको समझ लो। अच्छा, ये पूरा हमारा क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारे पास जो लड़का इसकी हाइट है 1.5 है। तो अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 30 में ये माइनस कर दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 28.5, मिल जाएगा ना। ये भी ग्राउंड में खड़ा है, ये भी ग्राउंड में खड़ा है, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट में बन रहा है, इसलिए हम लोग हाइट भी सिर्फ इस पॉइंट तक की ही लेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बात। चलो अब आगे क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये लड़का है, देखो ये कह रहा है हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये एंगल जो 30 डिग्री का बन रहा है, आगे मान लो पहुंच गया इस पॉइंट में, ये लड़का इस पॉइंट में पहुंच गया है, ठीक है, ये लड़का रुकने वाला नहीं है और इस पॉइंट में पहुंच गया है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये बताओ ये कितना आगे बढ़ा हुआ है, इसकी हमें डिस्टेंस बतानी, इतनी, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। समझ में आ गया। अब ये डिस्टेंस हम लोग कैसे बताएंगे, इस पूरी डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की पूरी डिस्टेंस निकालेंगे, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकाल देंगे, और इन दोनों डिस्टेंस को माइनस करेंगे, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। समझ गए। अब कैसे करना है वो भी समझ लो। अब तो चलो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। ये हो गया हमारे पास ए, ये बी, ये हो गया सी, ठीक है, इसको बोल देते हैं डी, इसको बोल दिया ई, ये हो गया हमारे पास एफ। ये बात समझ में आ गई। पहले हम लिख लेते हैं ए बी। ए बी की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 30, ये 30 मीटर की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ से लेकर ए से लेकर एफ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो हमने लिखा ए एफ इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5। अब बात आती 1.5 आया कैसे, तो देखो इस लड़के की हाइट है 1.5, इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए तो इतनी हाइट में माइनस करनी पड़ेगी ना, ये वाली डिस्टेंस, तो क्या होगा, टोटल में ये माइनस कर दो, ये यहाँ से आया, ये अगर 1.5 है तो ये भी हमारा 1.5 होगा, तो माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया 28.5 मिल गया, जो कि है हमारे पास ए एफ, ठीक है। हमें ए एफ यहाँ पर मिल चुका है, इतनी बात क्लियर है। ए एफ हमको यहाँ पर मिल गया, हमें क्या करना, हमें अब इस पूरे की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इस पूरे की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली साइड हो गई हमारे पास बेस, यहाँ पर लिख देते हैं बेस, ठीक है। हमें बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा tan थीटा वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा हो गया tan थीटा। अभी हम लोग 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए एफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास डी एफ हो गया, गॉट इट। ए एफ हमारे पास कितना है, 28.5 है, और डी एफ हमारे पास कितना है, डी और एफ, डी एफ हमें पता ही नहीं, तो डी एफ को डी एफ लिख दो। अब यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ लिखा हमने tan थीटा की जगह पे हमने कर दिया यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 28.5, और ये डी एफ, और यहाँ पर tan थीटा 30 डिग्री है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/√3, और सॉरी इसकी जो वैल्यू होती है वो है 1/√3। यहाँ कर दिया 28.5, ये हो गया हमारे पास डी एफ। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी एफ इक्वल्स टू 28.5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3। तो हमें डी एफ की वैल्यू मिल चुकी है, मिल गई, ठीक है। ये पूरा हमारा डी एफ। अब हम लोग ए एफ फाइंड कर लेते हैं, इस ई एफ को, चलो आ जाओ। तो देखो ध्यान से फिर से, ये ई एफ है, ठीक है, हमें ये एंगल पता है, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो गई बेस। हमें बेस फाइंड करना है कैसे भी करके, तो परपेंडिकुलर बेस क्या हो गया, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या हो गया, 10 वाला, तो यहाँ लिखेंगे 10, और यहाँ पर थीटा की जगह पे कर देते हैं डायरेक्ट 60, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए एफ
अपॉन हमने कर दिया DF। अब यहाँ पर है 1060 और 1060 की वैल्यू क्या होती है बताओ। यहाँ पर 1060 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है। और AF हमारे पास क्या है, AF है 28.8, 28.5 डिवाइड में हमारे पास DF है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास DF इक्वल्स टू यहाँ पर 28.5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 डिवाइड में √3 है ना, तो हमें कैसे भी करके √3 को हटाना है, तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो, ठीक है, ये कर दो, ओके। या फिर एक काम करो कि अभी मल्टीप्लाई ना करो तो भी हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ दो इसको अभी। यहाँ पर देखो DF हमें मिला है, DF कहाँ है हमारे पास, कुछ गड़बड़ हमने कर दिया, सॉरी DF नहीं लिखना था हमें, EF लिखना था, फिर से हमने लिख दिया EF। चलो DF की जगह पे हम EF लिखेंगे, हमें यही तो फाइंड करना था ना EF, तो ये EF रहेगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास EF, गॉट इट। हमने यहाँ पर EF भी फाइंड कर लिया है और DF भी फाइंड कर लिया। अब इस DF में जब EF को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा DE मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे DF कैसे बनेगा, जब हम लोग DE में ऐड करेंगे EF को ऐड करेंगे, है ना। तो ये DF कैसे बन रहा है, जब DE में EF को हम लोग ऐड करेंगे तब DF बनेगा। अब DF की वैल्यू कितनी हमें पता है, 28.5 √3 पता है, इक्वल्स टू DE हमें पता है नहीं, DE हमें फाइंड करना, तो DE ऐसे लिखो, प्लस EF हमें पता है 28.5 डिवाइड में हो गया हमारे पास √3, गॉट इट। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ कर दिया 28.5 यहाँ पर √3 माइनस 28.5 यहाँ पर आ गया डिवाइड में √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DE। यहाँ पर 1 कर दो, एलसीएम ले लो √3 और यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये √3 है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5 इंटू हो गया हमारे पास 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 28.5 इक्वल्स टू DE, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 85.5 माइनस आ जाएगा 28.5 डिवाइड में आ जाएगा √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DE, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने में हमें मिलेगा 57 डिवाइड में आ गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DE हमें मिल चुका है 57/√3। हमें अब ये जो √3 दिख रहा है ना डिवाइड में, इसको हटा देना है, तो क्या करूँ, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई, तो 57 डिवाइड में हो गया √3 इंटू √3 बाई हो गया हमारे पास √3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 57 और यहाँ इसके आगे का तो हमने सोल्यूशन कर दिया था, आंसर भी लिया है, बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, तो इसको समझ लो, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया 57 इंटू √3 किया तो 57 √3 आ गया, √3 इंटू √3 किया तो हमें यहाँ पर 3 मिल गया, 3 से हमने इसे कैंसिल किया तो हमें 19 मिल गया, पीछे √3 था हमने पीछे √3 लिख दिया, तो 19 √3 m हमें यहाँ मिल चुका है DE। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि भैया एक आपके पास क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर की, और उसी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है 20 मीटर की और उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, और उसके टावर के बॉटम से और टॉप से, किसके टावर के बॉटम से टॉप से हमारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। जो बॉटम से बन रहा है ना वो है 45 डिग्री का, जो टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करो। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसका फिगर समझ लो। फिगर आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चन इजी से आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, एक हमने यहाँ पर बना दिया है कि ये है हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, ये समझो ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमने बिल्डिंग बना दी। अब बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है, ये है हमारे पास टावर। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये टावर है ना, इस टावर के टॉप से और इसके बॉटम से, इसी टावर के टॉप से और बॉटम से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है।
इसकी जो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, और इसकी जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है, यहाँ पर हमने बना दिया ये 60 डिग्री का है और ये वाला है 45 डिग्री का है। अब क्वेश्चन ने ये बताया हुआ है कि आपके पास जो ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर की है। तो जनाब हमें ये बताओ कि इस टावर की हाइट क्या है, हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, नेमिंग कर दो, इसको बोल दो ए, बी बोल दो इसे, इसको बोल दो, इस पॉइंट को बोल दो सी, और इसे बोल दो डी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर हमें ये फाइंड करना है ना, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, ये ए बी। अब बात आती है इस ए बी की डिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले ए बी सी ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, और इस ट्रायंगल की देखो हमें ये साइड पता है, हम लोग ये इजीली फाइंड कर लेंगे। यहाँ हमें ये पता चल जाएगी ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरी डिस्टेंस एक साथ निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस को एक साथ निकाल लेंगे, और उसके बाद इसमें से इस पूरी वाले को माइनस करा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करेंगे, सोल्यूशन भी पता चल गया। तो चलो अब इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल लिया, और हमने कहा कि भैया हमारे पास जो ये एंगल है ये 45 डिग्री, इसके सामने वाली जो साइड है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली जो साइड है वो हमारे पास बेस है। हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना, और हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस फाइंड करना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर 10 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ पर लिख दिया थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 45, 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, बी सी है 20, यहाँ कर दिया 20, और यहाँ पर हमारे पास ए बी हमें पता नहीं तो इसको हमने ए बी लिख दिया। ठीक है, अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन हमने कर दिया ए बी। अब ये ए बी देखो देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमें यहाँ पर ए बी कितना मिल गया है, 20 मिल गया, 20 ये मीटर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 20 मीटर। अब देखो हमें ये वाली साइड मिल गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी वाला, हमें ये वाली साइड पता चल गई है। अब हम लोग ये बी डी वाली साइड पता कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने ये वाली साइड पता कर लेना, इस पूरे में हम लोग ये माइनस करेंगे, हमें यहाँ पर सी डी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए बी और यहाँ कर दिया डी। अब इसमें देखो ये पूरा एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, इसके सामने वाली साइड ये देखो परपेंडिकुलर है, ये पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली साइड क्या हो गया, हमारे पास बेस हो गई। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो हम लोग फिर से 10 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे 10, इस बार डायरेक्ट ये ना लिख के, है ना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 60, यहाँ कर दिया 10 60 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास बी डी अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए बी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू ये हो गया बी डी, और यहाँ पर ए बी हो जाएगा हमारे पास 20, ये डिवाइड में रह जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 20 √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी डी। अब देखो हमने यहाँ पर बी डी फाइंड कर लिया, ये बी डी ये पूरा जो कि हमारे पास 20 √3 है। ठीक है, हमें इतना भी साइड पता है, या फिर बोलो इतनी हाइट पता है, हमें ये हाइट फाइंड करना, तो क्या करो इस पूरे में से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा हमें। तो चलो यहाँ पे लिख दो सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बी डी माइनस हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बी डी है हमें पता है कितना है, 20 √3 है, माइनस यहाँ पर हमें पता है ये 20 है, इस पूरे में से 20 को कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमने यहाँ पर सी डी को कर लिया है फाइंड, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक आपके पास पेडेस्टल है और उसके ऊपर रखा हुआ है एक स्टैचू, और उस स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6 मीटर की। इतनी बात क्लियर हो गई।
आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि टच कर रहा है स्टैचू के टॉप को, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है। अच्छा एक चीज़ सुनो यहाँ पर कि जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पॉइंट में ये हमारा 60 डिग्री बना था ना एंगल, उसी पॉइंट से एक और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि पेडेस्टल के टॉप, देखो ये किसका टॉप था, ये स्टैचू के टॉप में था, ये पेडेस्टल के टॉप को टच कर रहा है, ठीक है, और एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। आगे क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो इसके फिगर को देखो फिर सोल्यूशन को देखो। सबसे पहले हम यहाँ पर बना देते एक पेडेस्टल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक पेडेस्टल, ओके। अब इसके ऊपर रखा हुआ है एक स्टैचू, ये मान लो कोई स्टैचू है, ठीक है, बड़ा अजीब सा स्टैचू है, हमारा स्टैचू है। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि इस स्टैचू के टॉप से, ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड की तरफ, ये लो बना दिया हमने। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ये भी क्वेश्चन ने बता दिया था, कर दिया। फिर क्वेश्चन ने ये बताया था कि आपके पास जो पेडेस्टल है ना, इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट पे बन रहा है यहीं पर, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का। हमें यहाँ पर इस स्टैचू की हाइट पता है जो कि है 1.6 मीटर। क्वेश्चन ने कहा कि भैया इस पेडेस्टल की हाइट क्या होगी ये फाइंड करके बता दो। सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट हमारा हो गया डी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बात आती है कि ये वाली साइड को हम लोग फाइंड कैसे करें, ये हाइट इसकी कैसे फाइंड करें। तो देखो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब कहोगे ये ट्रायंगल क्यों ले रहे हो भैया, हमें ना ये साइड पता है ना ये साइड पता है ना ये साइड पता है, तो क्यों ले रहे हो। देखो अभी सब समझ में आएगा। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लो, ये जो एंगल है इस एंगल के सामने जो ये साइड दिख रही है ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। बगल वाली साइड हो गई हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर और बेस ये किस फॉर्मूले में आता है, tan थीटा के, तो यहाँ पर लिखो tan थीटा। सबसे पहले लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ कर दिया हमने tan थीटा, और थीटा की जगह पे ना हमने सीधे 45 डिग्री लिख दिया। इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास बी सी, डिवाइड में आ जाओ ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। इतनी बात क्लियर है। tan 45 मतलब क्या होता है 1, इक्वल्स टू ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। ए बी यहाँ पर है हमारे पास, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी सी, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हमने ये देखा कि यहाँ पर जो ए बी ये है ना, ये बराबर है बी सी के, बट कितना है ये नहीं पता। अब क्या करते हैं हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, ये बड़ा वाला, इन ट्रायंगल ए बी ये हो गया डी। अब हमने देखा कि भैया ये जो एंगल पूरा बन रहा है इसके सामने वाली साइड ये पूरी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये तो बेस है ही, क्योंकि भैया इसके सामने ये परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाली साइड बेस होती है हमेशा। तो यहाँ पर फिर से tan का फॉर्मूला लगेगा, और इस बार थीटा की जगह में आएगा 60, क्योंकि एंगल हमारा 60 का है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब यह tan 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, √3 लिख दिया। बी डी देखो कैसे बन रहा है, ये पूरा हमारा बी डी है ना, ये कैसे बन रहा है, जब बी सी को ऐड करेंगे सी डी में तब बनेगा हमारा बी डी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बी सी प्लस सी डी, कोई दिक्कत, डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में हमारे पास ए बी, ये ए बी यहाँ पर देखो किसके बराबर है, बी सी के, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया बी सी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, यहाँ पर √3 है, लिख दिया। अब ये डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी √3 इक्वल्स टू बी सी प्लस यहाँ पर है सी डी, सी डी हमें पता है कितना है 1.6 है, यहाँ पर कर दो 1.6 हो गया। यहाँ पर बी सी √3 है, और यहाँ पर बी सी ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो हम लिख देंगे बी सी √3 माइनस बी सी इक्वल्स टू 1.6। इन दोनों को ध्यान से देखो, बी सी इधर भी बी सी इधर भी, बी सी को कॉमन ले लो, और यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 हो गया ये। अब ये देखो किस में दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई में बी सी के साथ, इधर आ जाएगा डिवाइड में,
1.6 डिवाइड में आ गया √3 -1, ये हो गया हमारे पास BC। अब देखो ये आया ना, हमें डिवाइड में कैसे भी करके रूट को हटाना होता है, हमने हर बार बताया। तो यहाँ पर हो जाएगा BC इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड में √3 -1। तो इसको डिवाइड से हटाने के लिए ना हम लोगों को ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट माइनस की जगह हमें प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पर आ गया √3 + 1 हो गया। अगर आप इसको कट कर दोगे ना तो फिर से यही आ जाएगा जो पहले से लिखा हुआ है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 √3 प्लस ये हो गया हमारे पास 1 ब्रैकेट में। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये आपको दिखेगा a - b और ये आपको दिखेगा a + b। a + b a - b का ये फॉर्मूला हो रहा है, देखो कौन सा, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और यहाँ पर a - b होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये a + b है, ये a - b है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं √3 स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दो 1.6 यहाँ पर आ गया √3 प्लस ये हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर √3 है ना, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 - 1 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। 2 से इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 + 1 और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना था, BC, और हमें यहाँ पर BC मिल चुका है जो कि है 0.8 और √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक आपके पास टावर है और एक है आपके पास बिल्डिंग। यहाँ पर बना देते हैं, मान लो ये हमारे पास टावर है, टावर बड़ा बना देते हैं, बिल्डिंग छोटा बना देते हैं। बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है टावर के बॉटम की तरफ या फिर बोलो फुट की तरफ, जो कि बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बना दिया, ये है, ठीक है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। अब ये क्वेश्चन ने बताया कि भैया जो हमारे पास टावर है इसके टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट की तरफ, जो कि बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा हुआ है कि भैया ये फाइंड करके बताओ, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट। और यहाँ पर हमें क्या बता दिया, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। जो टावर है ना ये है 50 मीटर हाई है। हमें ये पता है, हमको ये फाइंड करना है। चलो सबसे पहले नेमिंग कर दो, A B C ये कर दिया हमने D। ठीक है, ये हो गई हमारे पास नेमिंग। हमको ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से ये BD फाइंड कर लेंगे, जहाँ हमें BD मिलेगा, फिर इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD कर दिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो हमारे पास एंगल कहाँ पर है, ये है। इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी ये परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो जाती है बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में बनता है भैया, आप कहोगे भैया 10 में, तो यहाँ पर हो गया 10 और एंगल कौन सा है 60 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया AB अपॉन हो गया हमारे पास DB। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। AB हमें पता है कितना 50 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास DB हो गया। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, ये इधर से यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया DB इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारे पास √3। इतनी बात क्लियर है। TB हमें पता चल गया ये जो कि है 50 और ये हो गया हमारे पास √3। अब हमें ये वाली साइड पता चल गई ना, तो ये हम लोग ईजिली निकालेंगे। कैसे, इस वाले ट्रायंगल को लेके, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ये हो गया B, ये हो गया D, ये हो गया हमारे पास C। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई बेस।
हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो फॉर्मूला अच्छा बताओ यहाँ पर कौन सा लगेगा। परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला लगता है 10 वाला, ये देखो। तो हमने यहाँ लिखा 10 और यहाँ पर एंगल हमारे पास 30 है और यहाँ कर दिया हमने परपेंडिकुलर जो कि है DC अपॉन है हमारे पास DB। 10 30 इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने DC और यहाँ पर है हमारे पास DB जो कि है 50√3 हो गया हमारे पास। ये इधर चला जाएगा तो ये है हमारे पास 1/√3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50/√3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DC। ये हो गया हमारे पास 50√3 इंटू √3 मतलब क्या हो गया 3 हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DC। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर यहाँ तक लिखना चाहते हो तो इसे सॉल्व ये ऐसे ही छोड़ दो और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इसका आंसर आ जाएगा होल में जो कि होगा 16 2/3। ये हो जाएगा हमारे पास DC। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखोगे यही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। हमें यही फाइंड करना था और हमने यहाँ पर कर लिया फाइंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the pole are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the points from the poles. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो पोल हैं और वो दोनों ही पोल रोड के अपोजिट साइड लगे हैं। एक इस साइड लगा हुआ है तो दूसरा इस साइड लगा है और उन दोनों के बीच में एक रोड है और रोड के एक पॉइंट पर रोड में एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि है 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। जो पोल है ना उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल। पोल से लेकर जो रोड के बीच में एक डिस्टेंस पॉइंट बन रहा है ना उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। देखो अभी हम पूरा आपको फिगर से समझाते हैं। मान लो कि एक हमारे पास ये रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब रोड के इस साइड यहाँ पर एक पोल ये खड़ा है और दूसरा पोल हमारे पास ये है, ठीक है। अब इस पोल से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस रोड के एक पॉइंट में। इस पॉइंट में मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन बना और इस पोल से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो भी बन रहा है इस पॉइंट में बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दिया हमने A, ये बोल दिया B, C, ये हो गया D। अब क्वेश्चन ने कहा कि भैया ये जो हाइट है ना पोल की ये फाइंड करो दोनों की ही। देखो दोनों की एक जैसी, एक की फाइंड करोगे दूसरी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो और क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना इस पॉइंट से लेकर इस पोल के बीच की ये फाइंड करो और इस पॉइंट से लेकर इस पोल तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करो। ये हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम E है और E से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो x है। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर की है, क्वेश्चन ने बताया। अगर ये x है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी ना। तो चलो अब इसके आगे कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हमें हाइट फाइंड करनी है, या फिर इसकी कर लो या फिर इसकी कर लो, दोनों की हाइट एक जैसे ही है, इक्वल है, क्वेश्चन ने ही कहा है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ECD, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। और देखो इस ट्रायंगल की ये वाली हमें एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है। इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड हो जाएगी बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है 10 वाले में होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 10। यहाँ पर एंगल है 60 का तो यहाँ कर दिया 60 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास DC और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास EB आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1060 की वैल्यू क्या होती है भैया √3 लिख दिया। DC को हमने DC बोल दिया और EC हमारे पास क्या है x हमने लेट किया तो ये x हो गया। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, √3x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया DC मिल गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, हमें कितना मिल गया DC मिल गया √3x। अब कैसे भी करके अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली ना तो हमें क्या मिल जाएगा इसकी हाइट मिल जाएगी। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग आएंगे इन ट्रायंगल ABE में, ABE इस वाले ट्रायंगल में आएंगे ABE में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एंगल हमें पता है, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई ये परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में बनेगा 10 में, तो यहाँ पे लिखो 10। एंगल है 30 डिग्री का
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा बी ई। टेन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1, तो यहाँ कर दिया हमने 1, नहीं 10 30 हो जाएगा 1/√3, 1/√3 कर दिया। और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी देखो हमने क्या बताया था, जितनी इसकी डिस्टेंस होगी उतनी इसकी भी होगी, या फिर हाइट बोलो जितनी इसकी होगी उतनी हाइट इसकी भी होगी। तो इसकी हाइट हमें क्या मिली, √3x मिली, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं √3, यहाँ कर दिया हमने x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी ई है, बी ई हमारे पास क्या है 80x है, सॉरी 80 - x है, तो यहाँ कर दिया हमने 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। यहाँ पर हो गया 80 - x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3x इंटू हो गया हमारे पास √3, √3 इंटू √3 मतलब हो जाएगा 3x। यहाँ हो गया हमारे पास 80 माइनस हो गया हमारे पास x हो गया। अब एक काम करो, जो ये x है ना, ये माइनस का इधर भेज दो प्लस का, तो ये हो गया 3x, माइनस की जगह पे हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 80, इसको ऐड करोगे 4x, ये हो गया हमारे पास 80, इसको इससे कैंसिल करो, 4 2 ज़ा 20 हो गया, यहाँ पर आ गया x। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 20 मिल गई ना। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 20 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा √3 इंटू कर दिया हमने 20 इक्वल्स टू DC कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 20 √3 इक्वल्स टू DC। हमें यहाँ पर DC मिल गया है, D ये है, C ये, मतलब इसकी हमें हाइट मिल चुकी है जो कि है हमारे पास 20 √3। ये हाइट किसकी है,